हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फैक्टर की बात करी थी, एक फैक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था कार्बन डाइऑक्साइड, कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के जो आपका प्रोसेस है जो प्लांट में होता है उसको अफेक्ट करता है। आज हम लोग बाकी के फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है उसमें, जिसकी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। तो आज हम लोग ब्रीफ में सारी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर। किस तरह से वाटर हमारा फोटोसिंथेसिस, वाटर जो है ना फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि अगर प्लांट ज़्यादा वाटर ले लेता है, अगर प्लांट है ना ज़्यादा वाटर ले लेता है तो एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली पत्तियों में जो है क्या क्रिएट होगा, क्या उत्पन्न होगा, वाटर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ठीक है ना, वाटर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। और ये जो हमारा ये जो होता है एस्टोमेटा जो होता है आपका, ये एस्टोमेटा जो होता है, एस्टोमेटा का क्या होगा, जब ज़्यादा वाटर आ जाएगा पत्तियों में, प्लांट ज़्यादा वाटर ले लेगा तो ये वाटर जो है क्या करेगा, पत्तियों में वाटर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और वाटर स्ट्रेस के कारण क्या होगा कि ये जो होल है एस्टोमेटा दिख रहा है, ये एस्टोमेटा क्या होगा, बंद होने लगेगा। ये एस्टोमेटा क्या होगा, तो वाटर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, वाटर स्ट्रेस क्या करेगा, इट कॉजेज, ये करेगा, इट कॉजेज टू क्लोज एस्टोमेटा, एस्टोमेटा को ये बंद करा देगा, एस्टोमेटा को बंद करने की कोशिश करेगा। तो जब हमारा एस्टोमेटा बंद होने लगेगा तो आपको पता होना चाहिए, एस्टोमेटा जब बंद होने लगेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कम एंट्री कर हो पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो एस्टोमेटा के बंद होने से क्या होगा कि जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में एस्टोमेटा के थ्रू कम जाने लगेगी, उसकी मात्रा कम जाने लगेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब अब कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो वाटर ज़्यादा हुआ, तो वाटर ज़्यादा होने से स्टोमेटा क्या होगा, स्टोमेटा बंद होने लगेगा। स्टोमेटा बंद होने लगेगा तो फिर स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड कम है ना जाने लगेगी। और नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स बुरा असर पड़ेगा, इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पे इसका फिर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से हमारा ये वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाने से, लीफ के अंदर जाने से, और इस कारण से हमारा फोटोसिंथेसिस पर बुरा असर पड़ेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल किस तरह से अफेक्ट करता है। तो आपको पता है क्लोरोफिल जो है आपको किस तरह से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। तो उसमें आप ये चीज़ ध्यान देना है कि क्लोरोफिल एक्चुअली करता क्या है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब है ना, सनलाइट को ये ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और ऑब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा तो फिर आपका सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कौन करेगा। और सनलाइट क्या है आपको पता है, फोटोसिंथेसिस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल प्लांट को मिलना चाहिए तभी जाकर वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि क्लोरोफिल भी जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट कर सकती है। क्लोरोफिल की कमी फोटोसिंथेसिस के रेट को स्लो कर देगी। ठीक है,
सो फोटोसिंथेसिस के लिए जो अगला फैक्टर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सनलाइट। सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कितनी चाहिए, है ना, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि सनलाइट कितनी होनी चाहिए, सनलाइट की क्वालिटी कैसी हो, ये ज़रूरी है बहुत। सनलाइट का फिर क्वांटिटी कितनी हो, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट मीन्स सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि सनलाइट कितनी मात्रा में मिल रही है, ठीक है। और दूसरी, सनलाइट की क्वालिटी कैसी है, यानी कि सनलाइट की क्वांटिटी और सनलाइट की क्वालिटी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज और फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज करने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि इस तरह से समझें कि अगर ज़्यादा है ना हाई इंटेंसिटी लाइट, बहुत तेज़ अगर लाइट मिलती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है ना, सनलाइट या लाइट की बहुत ज़्यादा मात्रा प्लांट को मिलती है, तो डेफिनेटली क्या होता है, डेफिनेटली इस केस में क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, यानी कि यहाँ वो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, यहाँ पर वो उसकी रेट डिक्रीज कर जाएगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और अगर लो भी है, अगर लो इंटेंसिटी की लाइट बहुत कम भी मिल रही है ना, लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट भी अगर बहुत कम मिलती है या लाइट कम उसको मिल रही है प्लांट को, तो इस केस में भी क्या होगा कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो स्लो हो जाएगा और प्लांट जो है ना फूड बनाने का प्रोसेस भी स्लो होगा, ठीक है। तो सनलाइट और लाइट इस पर भी डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस की रेट फास्ट होगी कि स्लो होगी, है ना। तो उसके लिए एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो सनलाइट भी और लाइट भी है। अभी हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर किस तरह से फोटोसिंथेसिस के रेट को स्लो करेगा, किस तरह से फोटोसिंथेसिस के रेट को फास्ट करेगा। तो यहाँ आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व, फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज ऑफ a number of एंजाइम्स। मीन्स ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, है ना, तब फोटोसिंथेसिस हो पाता, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज ऑफ अ नंबर ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम के एक्टिविटी के कारण जो है फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अब ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होता है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, या उसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का कैटलिस्ट होता है, जो क्या करता है, जो स्पीड्स अप, जो बढ़ाता है बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर, लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, मीन्स एक्टिविटी होते रहते हैं, उस एक्टिविटी को तेज करने के लिए हम लोग एंजाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम ये एंजाइम वर्क करते हैं और अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, ये एंजाइम तभी अच्छे से कार्य करते हैं जब इनको दिस एंजाइम वर्क प्रोपरली, है ना, एट ए मॉडरेट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर मॉडरेट हो, नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, है ना,
उस वाले टेम्परेचर पे ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करते हैं एंजाइम। यानी कि एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया कि एंजाइम अच्छे से कार्य तभी करेगा जब टेम्परेचर मॉडरेट होगा, नहीं इसका मतलब क्या तो ज़्यादा गर्म नहीं है ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, तब जाके हमारा एंजाइम उस पर कार्य करेगा। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम हाई टेम्परेचर, अगर प्लांट को हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो डेफिनेटली उसका एंजाइम पर असर पड़ेगा, एंजाइम सही से वर्क नहीं करेगा, और एंजाइम सही से वर्क नहीं करेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग कि एंजाइम सही से वर्क कब करेगा, कितना टेम्परेचर पर करता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं रूम टेम्परेचर के आसपास। रूम टेम्परेचर पे वो जो अच्छे से एंजाइम वर्क करता है तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर्ली ढंग से होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते हैं, अगर इफ़ टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो क्या नतीजा होगा, नतीजा ये होगा कि जो एंजाइम्स हैं है ना, एंजाइम्स विल बी डिस्ट्रॉयड, एंजाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। समझ गए। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग टेम्परेचर को घटाकर 0 से कम कर देते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि एंजाइम वर्क नहीं करता है प्रॉपर्ली, एंजाइम डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, सही से एंजाइम इस केस में भी काम नहीं करेगा, और नतीजा क्या आएगा कि फोटोसिंथेसिस पे इसका बुरा असर पड़ेगा, और फोटोसिंथेसिस आपका बिल्कुल प्रोसेस जो है बिल्कुल रुक जाएगी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको कौन कौन से चीज़ फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।